नमस्कार, आप देख रहे नेशन नाउ। मैं हूं कविता कृष्ण। नमस्कार, मैं हूं मंदार फणसे। मंदार, देश के अन्नदाता हमारे किसानों की मुश्किलें कम होती नजर आ ही नहीं रही है। इस बार नुकसान पहुंचा है ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले अस्थायी मजदूर किसानों को, कैजुअल लेबरर जिन्हें कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011-12 से 2017-18 के बीच करीब 3 करोड़ अस्थायी मजदूर किसानों की रोजी रोटी छीन गई है। और पहले से ही कर्ज और सूखा की मार झेल रहे हैं किसानों के लिए बेहद बुरी खबर है। इन डरावने आंकड़ों के सामने आने के बाद भी क्या सरकार किसानों की परेशानियों की तरफ आंखें बंद रखेगी? क्या इस सरकार के पास अन्नदाताओं की परेशानियों का समाधान है? बात करेंगे इसी मुद्दे पर पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। खेतों में काम करने वाले अस्थायी किसानों की संख्या में साल 2011-12 से अब तक 40% की गिरावट दर्ज की गई है। साफ शब्दों में कहें तो इन अस्थायी मजदूरों को अब बड़े किसान अपने खेत में काम करने नहीं दे रहे हैं। अस्थायी किसानों की संख्या ही नहीं बल्कि उनके रोजगार में भी कटौती हुई है। इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख के मुताबिक लगभग 3 करोड़ कैजुअल लेबर की नौकरी छिनी है। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने NSSO के डेटा के आधार पर लेख छापा, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इस डेटा को बाहर नहीं किया गया है। सरकार ने नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को दबा दिया है, प्रकाशित नहीं किया। आखिर ये कैजुअल लेबर यानी खेत में काम करने वाले अस्थायी मजदूर कौन होते हैं? कैजुअल लेबर उन्हें कहते हैं जिन्हें समय समय पर जरूरत के अनुसार अस्थायी रूप से खेती के काम में लगाया जाता है। मिरर नाउ का बड़ा सवाल, क्या अब भी सरकार ये कहेगी कि देश में नौकरियां बहुत हैं? क्या अब भी सरकार ये कहेगी कि देश के अन्नदाता खुश और समृद्ध हैं? आखिर सरकार कब देगी इन लाचार किसानों के सवालों का जवाब? ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर नाउ। और यही बड़े सवाल पूछेंगे हमारे पैनलिस्ट से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिमन्यु कोहर, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर है राष्ट्रीय किसान महासंघ के। प्रोफेसर अरुण कुमार भी जुड़ रहे हैं, ये चेयर प्रोफेसर इंस्टीट्यूट सोशल साइंसेज है JNU में। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता है। योगेश पांडे स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के प्रवक्ता है। सुलेमान मोहम्मद खान भी जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है। आप सबका पैनल में स्वागत है। शुरू करेंगे यहाँ पर अभिमन्यु कोहर आपसे। अभिमन्यु, ये जो हम अब आज जिस आंकड़े की बात कर रहे, इससे 2 बातें साफ है। एक तो पूरे रूरल इकोनॉमी की अगर बात करें, गांव की अगर बात करें, तो गांव में जो सबसे जिसको सबसे ज़्यादा रोज़गार की ज़रूरत है, जिसको सबसे ज़्यादा पैसे सपोर्ट की ज़रूरत है, उसी पर यहाँ पर मार पड़ी है। जो कैजुअल लेबर है, जिसका कोई ज़मीन नहीं है, उसको यहाँ पर मार पड़ रही है। और साथ ही साथ क्या इससे हम ये मान लें कि जिस फार्म डिस्ट्रेस के बारे में हम बात करते आ रहे हैं, कि वो फार्म डिस्ट्रेस बहुत ही गंभीर है और ये इसका सबूत है? देखिए, निश्चित तौर पे जो अभी पूरे देश में जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है। अगर आप अभी जो डाटा आया है देखेंगे, जो एग्रीकल्चर फार्म ग्रोथ है अक्टूबर टू दिसंबर 2018 की, वो पिछले 14 साल के सबसे लोएस्ट उस रेट पे है। पिछले 14 साल का सबसे न्यूनतम स्तर है वो। तो किसानों की स्थिति और किसानी से जुड़े हुए मजदूरों की स्थिति इस समय बहुत दयनीय है। और अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 साल में लगभग 1 करोड़ किसान खेती छोड़ चुके हैं और वो शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनको सही से MSP मिल रहा है, ना उनको और कोई फैसिलिटी मिल रही है। और आज के दिन जो एक किसान की जो एवरेज इनकम है एक किसान परिवार की, वो एक महीने की, वो लगभग 1600 रुपए के आसपास है। तो 1600 रुपए में आप अपना घर चला नहीं सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं पलायन करके शहरों की तरफ जा रहा है। और जब वो फार्म जो पहले जो लेबर इंटेंसिव जो उसमें फार्मिंग होती थी, ऐसी फसलें लगाई जाती थी जिनमें लेबर की ज्यादा जरूरत होती थी, अब वैसी फसलों की संख्या
कम हो रही है, इसीलिए जो लेबर रिक्वायरमेंट थी वो भी कम हो रही है। दूसरी चीज हमें इसमें समझने की ये है कि जो मशीनीकरण हो रहा है पिछले लंबे समय से, उस मशीनीकरण की वजह से भी जो लेबर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। 2010-11 से नहीं, उससे पहले से भी अगर आप देखेंगे तो ये जो लेबर रिक्वायरमेंट की जो संख्या है लगातार कम होती जा रही है। और जो आपने बात की रूरल इकोनॉमी की, तो जो रूरल एरियाज में 42% जो हमारी वर्कफोर्स है वो फार्मिंग के अंदर ही है, वो किसानी के अंदर ही है वो। और इसमें मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो कैजुअल फार्म लेबर होते हैं इनमें से ज्यादातर महिलाएं होती थी, लेकिन महिलाएं के अगर आप देखेंगे तो उनकी जो ओवरऑल पार्टिसिपेशन है लेबर्स में वो भी लगातार घटता जा रहा है पिछले 25 से 30 साल से। तो ज्यादा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जा रहा है और ज्यादा जो ये मशीनीकरण हो रहा है उसकी वजह से लगातार जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो कम होती जा रही है। और दूसरा उसके ऊपर से जो एवरेज जो फार्म होल्डिंग है, जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो भी कम होती जा रही है पूरे देश में। तो जो किसानों की जो लैंड होल्डिंग है जो वो कम होगी तो लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी उसके पैरेलली कम होती जाएगी। और किसान मशीनीकरण के साथ साथ यहाँ पर एक और सवाल है का भी काम करता है, इस वजह से लेबर की रिक्वायरमेंट समय के साथ कम होती जा रही है। एक और चीज यहाँ समझना चाहती हूँ, क्या इसका मतलब ये भी है कि जो किसान जिसके पास काफ़ी ज़मीन है, जिसको लेबर की ज़रूरत है, जो किसान पहले मान लीजिए 10 लोगों को रोज़ी देता था, 10 लोगों को हायर करता था, क्या इसका मतलब ये है कि वो 10 के बजाय 6 लोगों को यहाँ पर रोज़ी दे रहा है? निश्चित तौर पे बिल्कुल। देखिए जैसे जैसे ये मैंने जो आपको कारण गिनवाए मैंने इनके, और आपको मैं एक चीज इसके अलावा और एक बात बताता हूं कि जो अब वो बड़े किसान उतने बचे नहीं है जो पहले होते थे। अब जो एवरेज लैंड होल्डिंग है पूरे देश में वो बहुत कम पे आ गई है। वो एवरेज है वो 1.5 से 2 हेक्टेयर की है, तो उससे ज्यादा लैंड होल्डिंग किसी के पास है नहीं। और जो बड़े किसान बचे भी हुए हैं वो ज्यादातर मशीनीकरण आने के बाद और जो ये पूरा जो किसानी है ये जो घाटे का सौदा बनती जा रही है, इसमें वो ऐसी फसल लगा रहा है जिसमें बहुत कम लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस वजह से जहां पे पहले 10 मजदूरों की जरूरत होती थी खेत में, अब वहां पे 4 से 5 मजदूरों में ही काम चल जा रहा है। अगर आप देखेंगे कि जैसे गेहूं की पहले कटाई होती थी तो उस समय बहुत, खासकर नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में लेबर उसके लिए रिक्वायर होती थी, लेकिन अब जो कंबाइन आ गई है, कंबाइन का जो यूज है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जा रहा है वो हर साल, तो जो लेबर की रिक्वायरमेंट थी वो लगातार पैरेलली उसके प्रोपोर्शनली कम होती जा रही है। जी प्रोफेसर अरुण कुमार, आपको सवाल यही है कि जिस तरह से जो आंकड़े बता रहे हैं कि करीबन 3.5 करोड़ के आसपास अस्थाई जो मजदूर है वो अपनी रोजी रोटी खो बैठे हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन है हमारे सामने, जैसे कि अभिमन्यु बता रहे थे कि मशीनीकरण भी एक काफी बड़ा उसमें से एक कारण हो सकता है, तो क्या फिर इस चीज को हम एक नेचुरल प्रोग्रेशन कहेंगे? क्या इस चीज को हम एक इकोनॉमिक कारण के तौर पर नहीं देख सकते, या ये फिर सही मायने में अगर देखा जाए कि तो रूरल इकोनॉमी जो है वो डिस्ट्रेस में, इसकी वजह से ये सब हो रहा है? बिल्कुल सही बात है कि जब जो रोज़गार है वो अगर किसानी में कम होता जा रहा है तो उसका कारण एक डिस्ट्रेस है। तो सबसे पहले तो हुआ क्या कि नोटबंदी का असर हुआ। नोटबंदी से जो आम किसान है उसकी आमदनी कम हो गई, तो मुझे लगता है उसने अपने कॉस्ट को कम करने के लिए हायरिंग थोड़ा कम कर दिया है। और दूसरी बात जैसे कही गई कि मशीनीकरण तो चल ही रहा है, तो कुछ शॉर्ट टर्म कारण हैं और कुछ लॉन्ग टर्म कारण हैं। तो लॉन्ग टर्म कारणों में ये भी बात सही है कि मशीनीकरण हो रहा है जिससे कि जो लेबर है वो डिस्प्लेस हो रहा है, और जो फार्म जो साइज है वो कम होता जा रहा है, तो जो फैमिली लेबर है वही उस पर काम कर रहा है। क्योंकि जो कैजुअल लेबर की डेफिनेशन है वो ये है कि जिस व्यक्ति की आमदनी ज़्यादा लेबर से है या ज़्यादा किसानी से है, तो जो किसानी से अगर ज़्यादा है तो वो फिर जो लेबर में नहीं, कैजुअल लेबर में नहीं गिना जाएगा, वो उसमें गिना जाएगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि अब बहुत सारे जो फार्मर हैं उनका जब सब डिवाइड होता है तो वो अपने फार्म पे ही काम करते हैं, बाहर नहीं काम करते हैं, और इसलिए वो कैजुअल लेबर की गिनती में शायद नहीं गिने जा रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो गरीब आदमी है वो ये नहीं कहेगा कि मैं घर पे बैठूंगा लेकिन काम नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि शहरों में भी पलायन हुआ है, लेकिन डेटा ये दिखा रहा है कि शहरों में भी जो लेबर है उसकी भी संख्या कम हुई है। तो वो कहाँ जा रहा है और कहाँ पे काम कर रहा है मुझे ये अभी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट अभी हमारे सामने है नहीं।
तो मेरा मानना है कि ये 3-4 कारण है। एक कारण ये भी हो सकता है कि कुछ जो क्योंकि 15 से 59 साल की जो उम्र के बच्चे लोग होते हैं उनको जो लेबर फोर्स में गिना जाता है, तो हो सकता है कुछ बच्चे अब पढ़ाई में लगे हुए हों, वो वर्क फोर्स में नहीं आ रहे हों और इसलिए शायद उनकी संख्या थोड़ी बहुत कम हुई हो। तो ये इन कारणों में से कौन से कारण ज़्यादा इस समय जो सामने हैं वो तभी पता लगेगा जब हमारे सामने पूरी की पूरी रिपोर्ट आएगी। अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें पूरा भी ब्यौरा आया नहीं है, पर यह बात सही दिखती है कि डिस्ट्रेस है, फार्मर को भी डिस्ट्रेस है और जो वर्कर है उसको भी डिस्ट्रेस है किसानों में, और जो अर्बन लेबर है वहां पे भी डिस्ट्रेस है। यानी कि जो एक जो निचला तबका है हमारे समाज का, जो चाहे अर्बन हो चाहे रूरल हो, दोनों में डिस्ट्रेस दिख रहा है। ये जो आंकड़े सामने आए हैं उससे जी। और एक और बात जो प्रोफेसर अरुण कुमार बता रहे थे मंदार की, जो लेबरर है, जो अस्थाई मजदूर है, जिसे नौकरी नहीं मिल रही, जिसे रोजगार नहीं मिल रहा है, कहाँ जा रहा है वो इस रिपोर्ट से तो पता नहीं चल रहा है। लेकिन योगेश पांडे से ये पूछेंगे। योगेश जी, आप किसानों से लगातार यहाँ पर बात करते रहते हैं, आप खुद किसान लीडर है, बताएं कि जिस अस्थाई मजदूर को नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा है खेत में, वो कहाँ जा रहा है? क्या रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत उसे नौकरी मिल रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जो गांव की जो अर्थव्यवस्था थी ये एक अपने आप में एक अलग ही व्यवस्था थी, जिसमें 12 बलूतेदार थे, जैसे कि कुमार, चमार, लोहार, और ये पूरी एक अलग सिस्टम थी, ये सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम थी। लेकिन पिछले जो, जैसे अभिमन्यु जी ने बिल्कुल सही बताया कि पिछले 20-25 साल में जो यांत्रिकरण हुआ है, तो पूरी गाँव गाड़ा जिसे हम कहते हैं वो पूरा उद्ध्वस्त हो गया और गाँव में किसी तरह का काम बचा नहीं है। जो अपने आप में जो व्यवस्था थी वो पूरी चरमरा गई है, पूरी कोलैप्स हो चुकी है। अभी अगर जो आंकड़े अभी आपने बताया कि इतने जो बेरोजगार हुए, तो इससे कई ज्यादा आंकड़े रहेंगे जो बेरोजगारी की है, क्योंकि गाँव में काम ही नहीं बचा है और खेती खत्म हो रही है, जमीन खत्म हो रही है, जमीन के बंटवारे हो रहे हैं, टुकड़े हो रहे हैं, और जो खेतों में से जो काम करने वाला मजदूर था वो गाँव की शहरों की तरफ पलायन कर रहा है। और एक बहुत बड़ी आपको समस्या है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही कि गाँव के युवकों को लड़कियां नहीं मिल रही है शादी लायक। हजारों की संख्या में गांव में लड़के हैं जो 30, 35, 40 साल तक उम्र हो गई, उनको लड़कियां, और कोई भी नहीं चाहता कि गांव, क्योंकि वहां कुछ बचा है, रोजगार की आमदनी नहीं है। तो जो लोग आते हैं शहरों में, कोई रिक्शा चलाएगा, कोई कार ड्राइवर बनेगा, जो मिलेगा वो काम, तो कुली बनेगा, तो वो जो डाइवर्जन जो हो रहा है वो बहुत बड़ी पैमाने में हो रहा है। और उसका जो भयंकर जो असर है जो शहरों पे ऊपर दिखाई दे रहा है कि जो समस्याएं जी। योगेश जी एक बड़ी खबर है, उसके बाद हम आपसे फिर एक बार जुड़ेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, न्यू जॉब्स डेटा जो है वो सामने आ चुके हैं। ईपीएफओ पेरोल डेटा जारी किया गया है। जनवरी में 8.96 लाख नौकरियां जो सामने आई और पिछले 17 महीनों में 76.48 लाख नौकरियां क्रिएट हुई है, तैयार हुई है, और पिछले 17 महीनों में 76.48 ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने जारी किया हुआ ये नया डेटा है, इसका क्या अर्थ है समझेंगे हम हमारी सहयोगी अवनी के साथ। अवनी, क्या मतलब निकाला जा सकता है इस डेटा को, अगर हम ठीक से देखें, गौर करें, तो क्या लगता है? मंदार, बेसिकली ये डेटा बताता है कि जो जनवरी में है ऑलमोस्ट 9 लाख नए जॉब्स क्रिएट हुए हैं, और जैसे कि आप बता रहे थे पिछले 17 महीनों में 76 लाख जॉब्स क्रिएट हुए। ये बेसिकली फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स की बात हो रही है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर के जॉब्स में नए ईपीएफओ मेंबर्स बनते हैं। तो उस हिसाब से इस ईपीएफओ ने ये डेटा रिलीज किया है। और जैसे कि आपको याद है, हम काफ़ी सारी चर्चा कर चुके हैं जॉब्स डेटा पे, और काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई है उस पर। लेकिन अभी ये ईपीएफओ डेटा जो बता रहा है कि फॉर्मल सेक्टर में जो है उसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ है जो जॉब एडिशन हुए हैं। लेकिन ये हमें याद रखना चाहिए कि हम
अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात बिल्कुल नहीं हो रही है इसमें सिर्फ जो फॉर्मल सेक्टर है उसकी बात हो रही है। तो जनवरी का नंबर देखिए ऑलमोस्ट 130% पिछले साल के जनवरी के कंपैरिजन में हायर है इस वक्त। और बेसिकली ये अभी जो नया डेटा आया है मंदार जी अवनी, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। और डेटा पर सीधे चलते डेटा लेकर अभिषेक मिश्रा के पास। अभिषेक जी, यहाँ पर बात तो करें रूरल इकोनॉमी के बारे में, लेकिन इस वक्त ये जो आंकड़े आए हैं ईपीएफओ के जो नंबर्स आए हैं उस पर अगर आप टिप्पणी करें, यहाँ पर ये बताएं हमें कि ये जो नौकरियां जुड़ी है, करीबन 9 लाख नए नौकरी जुड़े हैं ईपीएफओ डेटा के मुताबिक जनवरी में। कौन से सेक्टर्स में जुड़े हैं ये? कह दिए फोन पे ये डेटा, क्योंकि आपके स्टूडियो में मैं बैठा था तभी रिलीज़ हुआ है, तो मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं दे पाऊंगा। परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि हमारा जो सरकार ने हमेशा हमने जो मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग के लिए रोज़गार निर्माण करने का प्रयास किया है, उसी का ये पुष्टि करता है कि जनवरी में ईपीएफओ डेटा कहता है हमने 9 लाख जॉब निर्माण किए। जेटली जी ने कुछ दिन पहले एक डेटा का जिक्र किया था कि सीआईआई में एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है कि जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल सेक्टर में almost 13.9% increase in net jobs created over the last 4 years, and that would mean around 13.5 to 14 million jobs per year. तो आप एक चीज़ देखिए कविता जी, आपका जो ईपीएफओ डेटा कहता है जनवरी में 9 लाख जॉब्स निर्माण हुए, आपका सीआईआई डेटा कहता है कि हर वर्ष 13.5% ग्रोथ है जॉब क्रिएशन में। ग्लोबली आपको फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जा रहा है। तो आप एक बात समझिए, देयर इज ए परसेप्शन बैटल है कुछ लोगों का कि देयर इज एन, जैसे कि देश में जॉब्स है ही नहीं, बिना जॉब्स के आपका सीआईआई डेटा, ईपीएफओ डेटा और ग्लोबल डेटा जो कह रहा है कि भारत सबसे तेजी से विकास करता हुआ अर्थव्यवस्था है, वो संभव नहीं था। तो जॉब्स निर्माण हो रहे हैं, रोजगार निर्माण हो रहे हैं। ये भी सत्य बात है कि किसी सेक्टर में किसी जगह पे कुछ समस्याएं हो सकती हैं जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है उसको हल करने के लिए, परंतु ये नैरेटिव क्रिएट करना कि जॉब्स है ही नहीं या सरकार जॉब्स के लिए काम नहीं कर रही है, ये नैरेटिव गलत है। रोजगार मिल रहा है, रोजगार युवाओं को जैसा उन्हें चाहिए वैसा प्राप्त हो रहा है, और कहीं अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी किया जाएगा। बट इकोनॉमी इज गोइंग अहेड, वी आर ग्रोइंग, और इसको समझना होगा। जी सुलेमान मोहम्मद खान, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल कविता, बिल्कुल कहना चाहेंगे। देखिए, जो आपका कैजुअल फार्म सेक्टर में जिस तरह से जॉब लॉस की आपने जो रिपोर्ट बताई और बताया कि 3 करोड़ नौकरियां गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 की कैंपेन में ये वादा किया था सबसे कि मैं 10 करोड़ नौकरी दूंगा। 10 करोड़ दे नहीं पाए, और ये ईपीएफओ का डेटा कोट कर रहे हैं। सवाल आज ये है कि डेटा कौन कलेक्ट करता है भारत में, कौन सी संस्था है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ऑथेंटिक डेटा रिलीज करता है? वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, जिसके अंडर में एनएसएसओ की भी रिपोर्ट्स आती हैं। वो जो एनएसएसओ की दिसंबर 18 वाली रिपोर्ट है, वो जब तैयार हो गई थी दिसंबर में, क्यों मोदी सरकार ने वो रिलीज नहीं करी? क्यों दो मेंबर्स जो नॉन गवर्नमेंट, दो मेंबर्स थे जो नॉन गवर्नमेंटल मेंबर्स थे, 2 ही बचे थे, मोहनन जी और मीनाक्षी जी, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया जनवरी 19 में? क्योंकि 2 वजहें थी। एक तो बैक सीरीज डेटा का जो आपने रिलीज करा पहले, वो नीति आयोग ने रिलीज कर दिया, काम था सीएसओ का, सीएससी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल कमीशन का, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन का, एनएससी का, और करा नीति आयोग ने। जब ये जॉब डेटा आया एनएसएसओ का दिसंबर 18 में, और उनका इसको फौरन रिलीज करना चाहिए, आपने तब भी सरकार ने विदहेल्ड कर दिया। क्यों सरकार इतनी अनकंफर्टेबल थी अपनी ही इंस्टीट्यूशन के जॉब डेटा से? जी, और फाइनली उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो डेटा रिलीज नहीं हो रहा था। अब ये नया ईपीएफओ को दिखा के डेटा लाए। इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर का एक पीस है, गालिबन जहां तक मुझे याद है वो 8-10 महीने पुराना एक पीस है, जिसमें जो भी उसके लेखक हैं उस पीस के, हिंदू में, उन्होंने ये लिखा है कि ईपीएफओ से इसको मानना कि ये जॉब क्रिएशन है, ये फ्लॉड एनालिसिस है। और मोदी जी ने 10 करोड़ नौकरी का वादा किया था। और अगर आप रूरल डिस्ट्रेस की बात कर रहे थे कविता जी और मंदर जी, अगर आप रूरल डिस्ट्रेस की बात कर रहे हैं और वहां के जॉब लॉस की बात कर रहे हैं, तो देखिए क्यों हुआ है। 2004 से 2014 तक जब यूपीए की सरकार थी तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट था 4.2%,
और 2014 से 18 तक, जब 4 साल का मैं बता रहा हूं क्योंकि इस साल का हमारे पास डेटा नहीं है, मई 18 तक का बता रहा हूं, तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट गिर के हो गया 1.9%। ये कहते हैं हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे 2022 तक। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 2.5 है। अगर इन्हें दुगनी आय करना है तो 10.4% से बढ़ना चाहिए। तो किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? दूसरी बात, तीसरी बात, रूरल वेज ग्रोथ रेट होता है, वो 38% था 2014 में। आज 2018 में, लास्ट ईयर का बता रहा हूं, 19 का डेटा नहीं है, 0% हो गया। आरबीआई की रिपोर्ट है। तो रूरल वेज ग्रोथ ही नहीं हो रही है, वो तो और निगेटिव में जा रही है जी। मनरेगा के वर्किंग डेज थे यूपीए के वक्त में 46 दिन, 4 साल में रह गए 16 दिन। आपने कहा था हम एमएसपी देंगे, लागत कॉस्ट प्लस उसका 50%। अगर खारिफ की फसल देखें 17-18 की, तो सब झूठ था। 5 साल तक जो आपने वादा किया था किसानों से, वो पूरा नहीं किया। शुगर केन फार्मर्स के 20,000 करोड़ के एरियर्स हैं, जिसमें 12,000 करोड़ सिर्फ यूपी में है। किसानों का लोन माफ करने से आपने मना कर दिया। ये कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में, जिसने किसानों का लोन माफ किया, और पंजाब में और कर्नाटका में। उसमें बहुत से फ्लॉज लोग बताते हैं, कर्नाटका पंजाब में, वो भी पूरे होंगे। और बताऊं मैं, रोज 35 किसान सुसाइड कर रहे हैं। ये सिर्फ जॉब्स की बात। सुलेमान जी एक सेकंड के लिए एक आहिस्ता समझेंगे। एक 4 साल में और भी बुरा होगा। जी सुलेमान जी एक बात रखेंगे सामने, और उसके ऊपर अभिषेक जी है, हमें जरूर जवाब देंगे। लेकिन प्रोफेसर अरुण कुमार, ये जो नया डेटा सामने आया हुआ है, जैसे कि अभी इसके पहले आपने यही बताया था कि पता नहीं चल रहा है कि अगर अर्बन सेक्टर में जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, अर्बन सेक्टर में काम नहीं मिल पा रहा है, और खास करके जो चौथी श्रेणी में काम जो होता है वो भी नहीं मिल पा रहा है, मजदूरी में काम नहीं है अर्बन सेक्टर में, तो ये लोग जा कहाँ रहे हैं? और ऐसे हाल में ये जो अब ईपीएफओ का डेटा आ गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो नेशनल सैंपल सर्वे होता है उसमें सब कुछ काउंट किया जाता है। उसमें जो असंगठित क्षेत्र है और संगठित क्षेत्र दोनों काउंट किया जाता है। यानी कि जो हमारा जो डेटा एनएसएसओ का जो इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, वो दिखा रहा है कि अर्बन एरियाज में भी एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ईपीएफओ का डेटा दिखा रहा है तो वो उसमें काउंट नहीं है। तो यानी कि अगर कहीं पे बढ़ा है तो कहीं पे घटा भी है। और ईपीएफओ का जो डेटा होता है वो सिर्फ काउंटिंग होता है, वो नए जॉब क्रिएशन नहीं होता। क्योंकि जो हमारी इंडस्ट्री है वो काम करती है संगठित क्षेत्र में, और वहां पे असंगठित क्षेत्र से कॉन्ट्रैक्ट में लेबर लेती है। तो रूल बदल दिया गया था 2016 में। पहले अगर आप 20 से ज़्यादा लोग को एम्प्लॉय करते थे तो आपको रजिस्टर करना पड़ता था, पर रूल बदल दिया कि अब 10 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करते हैं तो आपको रजिस्टर करना है। तो इसलिए बहुत बड़ी तादाद में लोग उसमें रजिस्टर हो गए। ऐसा नहीं कि उनको नया जॉब मिल गया, वो पहले से काम कर रहे थे लेकिन अब काउंट हो गए वहाँ पे। दूसरा ये है कि अगर आपने किसी ने पहले 8 लोग एम्प्लॉय करते थे, अब 10 या 11 करते हैं, तो सारा का सारा काउंट हो जाएगा। पहले अगर 18 काउंट करते थे, 20 हो गए तो वो भी काउंट हो जाएगा। तो ये सिर्फ ईपीएफओ का काउंटिंग का मामला है, वो ये नहीं कि नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं। और नए जॉब अगर होते तो वो हमारे जो एनएसएसओ का सैंपल है उसमें दिख जाते, क्योंकि वहां पे उनकी संख्या बढ़ जाती। लेकिन जो इंडियन एक्सप्रेस का डेटा है वो तो दिखा रहा है कि वहां पे भी अर्बन उस सेक्टर में भी जो नौकरियां थी वो कम हो गई हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि ईपीएफओ का डेटा उस पिक्चर को बदलता नहीं है जो इंडियन एक्सप्रेस में आई है। जी, बड़ी सटीक बात आपने बताई है। इसी को अभिषेक मिश्रा, आपके पास कोई जवाब है? क्योंकि जिस तरह से प्रोफेसर अरुण कुमार ने ये बता दिया है कि एनएसएसओ का जो डेटा है उसको अलग तरीके से देखना चाहिए। ईपीएफओ का डेटा जो है वो ग्रोथ नहीं कहा जा सकती है इकोनॉमी की। पहली बात तो कि एनएसएसओ का जो डेटा है जो प्रोफेसर बोल रहे हैं वो ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ है। सो इट इज़ बेसिकली वो डेटा है, इट इज़ नॉट ऑथेंटिकेटेड डेटा। पहली बात तो ऑफिशियल रिलीज़ नहीं हुआ है। सेकेंड विषय है, अब इनके ही बात देख लीजिए, ईपीएफओ भी जो है एक सरकारी डेटा मैकेनिज्म है। सीएसओ, अब कुछ दिन पहले एक डिबेट मिरर नाउ पे ही ये सारे इकोनॉमिस्ट जो है सीएसओ डेटा पे सवाल उठा रहे थे, विच इज़ ऑल्सो एन ऑटोनॉमस बॉडी ऑफ इंडिया, और कहते हैं एनएसएसओ डेटा पे। तो देखिए, इनको सीएसओ पे भरोसा नहीं है, इनको नीति आयोग पे भरोसा नहीं है, इनको ईपीएफओ डेटा पे भरोसा नहीं है। इनको जो डेटा सरकार ने रिलीज नहीं किया है और उसका हवाला देकर जो किसी अखबार में छपा है
उसके आधार पे ये एक एजेंडा क्रिएट करना चाहते हैं कि देश में जॉब नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सीएसओ का जो डेटा है, जो इनको प्रोफेसर से पूछिए, इज इट नॉट ए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया? क्या सीएसओ के जो स्टैटिस्टिशियंस है वो सही नहीं है, या वहां इकोनॉमी सही नहीं है? सीएसओ ने कहा भारत की अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। अब मुझे कोई बताए कि एक ग्रोइंग अर्थव्यवस्था जहां पे आप देखोगे कि सोशल मीडिया सेक्टर में, कई प्रकार के रूरल सेक्टर में लोग किसी ना किसी प्रकार से जॉब्स कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति ने, जो एक्सपर्ट है इकोनॉमी का, उन्होंने एक विषय लिखा है कि बहुत सारे ये कंपनियां जो इनके ड्राइवर होते हैं, लास्ट माइल डिलीवरी का व्यक्ति होता है, उसको एज ए एम्प्लॉय काउंट नहीं करते, एटलीस्ट एट द जो ग्रामीण क्षेत्र है। पर क्या उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है क्या? तो मेरा फीड जी कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने की फिर से, लेकिन इसी बात को लेकर अभिमन्यु को कविता जी इनको एक सवाल बोलिए। नहीं, मैं जुड़ चुका हूँ जी। हाँ बोलिए मिश्रा जी। कविता जी देखो, जब बात चल रही है कि नहीं, अभिषेक जी, आपको अगर एक सवाल करना है तो संक्षेप में सवाल कर दीजिएगा ताकि हम उनसे जवाब मांगे। नहीं, अभिषेक मिश्रा से जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन अभिमन्यु, यहाँ पर अभिषेक मिश्रा जैसे कह रहे कि यहाँ पर एजेंडा, कुछ लोग एजेंडा लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर नौकरियाँ नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसा एजेंडा क्रिएट कर रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर एजेंडा क्रिएशन हो रहा है? असलियत क्या है हमें बताइए। गांव में जो खेत है, जो कृषि है, कृषि सेक्टर है, वहाँ पर नौकरियाँ हैं या नहीं? देखिए, बीजेपी वालों की एक आदत है, जो एक इंस्टीट्यूशंस थे हमारे देश में, जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस थे, उनको सबको इन्होंने टारगेट किया है और यही सत्य बोलते हैं। इसके अलावा बीजेपी वालों का ये मानना है कि सत्य बातें, सच बातें सिर्फ इन्हीं के पास हैं, बाकी और सबको ये झूठ बोलने का सर्टिफिकेट दे देते हैं। इनके फॉर्मूले भी अपने हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिस्ट ने ये बात कही, इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट ने, कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई है, इन्होंने जीडीपी कैलकुलेट करने का फार्मूला चेंज कर दिया। तो ये फार्मूला भी अपना लेके आएंगे, ये डाटा भी अपना लेके आएंगे। जो डाटा इनकी सोच के अकॉर्डिंग नहीं होगा, उसे ये बैन कर देंगे, उसे ये पब्लिक नहीं होने देंगे। मुझे डेटा के बारे में बात नहीं करनी है, मुझे डेटा के बारे में बात नहीं करनी है। आप और योगेश पांडे दोनों जो है किसानों से जुड़े हुए किसान के लीडर है, आप ऑन ग्राउंड काम करते हैं, आप हमें बताएं कि हकीकत क्या है। कविता जी, देश में किसानों की बात, एक सेकंड योगेश जी, आपके पास आ रही हूँ। योगेश जी रुकिए। 2000, अरे मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी बोलिए अभिमन्यु जी बोलिए। 2014 से पहले जो सबसे बड़ा वादा मोदी जी ने किया था किसानों के लिए, जो किसानों के साथ सबसे बड़ा वादा किया था कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे, क्या इन्होंने रिपोर्ट लागू की? इन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं की। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम वो रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। 2018 में जब इन्होंने देखा कि किसानों के बहुत बड़े आंदोलन हो रहे हैं पूरे देशव्यापी, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने A2+FL पे 50% जोड़ के MSP दे दिया और कहा कि हमने स्वामीनाथन कमीशन के आधार पर दे दिया है, जबकि वो बात पूर्ण तौर पर गलत थी, क्योंकि स्वामीनाथन कमीशन कहते हैं C2 में 50% जोड़ के दीजिए। उसके बाद आप इनकी कोई भी पॉलिसी ले लीजिए, आप इनकी भावांतर योजना ले लीजिए, आप इनकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले लीजिए, आप इनकी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना ले लीजिए, आप इनकी ई-नेम मंडी योजना ले लीजिए, PM आशा योजना ले लीजिए, वो सारी पूरे तरीके से फ्लॉप रही हैं इनकी। और इसी वजह से 2016 के बाद से कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं हमारे देश में, वो डाटा भी ये पब्लिक नहीं कर रहे हैं। अब जब इनको ये समझ में आया कि किसानों में बहुत गुस्सा है बीजेपी सरकार के प्रति, तो लास्ट में आके इन्होंने ये उनकी वोट खरीदने के लिए कैश फॉर वोट के तौर पे 2000 रुपए उनके अकाउंट में डलवा दिए। तो ये पूरे तरीके से इन्होंने ग्राउंड पे कुछ नहीं किया है। और मैं आपको अंत में ये बात कहना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे जो भी हालिया 3 राज्यों में चुनाव हुए, वो हमारे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, जो ग्रामीण इलाकों में बीजेपी पूरे तरीके से साफ हो गई है। बीजेपी को जो भी वोट पड़े हैं वो सिर्फ शहरी इलाकों में पड़े, आप डाटा उठा के देख लीजिए आप। तो ग्रामीण इलाकों में जो गुस्सा है जो बीजेपी के खिलाफ, जो एक पूरा वोट बैंक होता था बीजेपी का पहले, अब वो पूरा बीजेपी के खिलाफ हो चुका है, क्योंकि जो इनकी पॉलिसीज रही है वो पूरी प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसी रही है और एंटी फार्मर और एंटी रूरल एरिया पॉलिसी रही है। इसी वजह से तीनों राज्यों में बीजेपी की हार हुई है। लेकिन इनके जो प्रवक्ता है वो ये बात बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये सच को मानने में विश्वास नहीं करते। इनके पास ये कहते हैं कि
हमारे पास ही खुद का सच है, और दूसरे की कोई भी बात होती है, अभी जैसे हमारे इकोनॉमिस्ट ने बहुत अच्छी बातें कही थी, जो प्रोफेसर थे उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही थी, लेकिन ये जो प्रवक्ता इनके ये वो बात भी नहीं मानेंगे, ये खुद के आंकड़े लेके आते हैं और खुद के फॉर्मूले लेके आते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और कई सवाल है। अभिषेक मिश्रा, आप अगर सुनते होंगे तो सवाल आपको जरूर पूछेंगे, लेकिन इसके पहले एक जो मनरेगा का भी एक आंकड़ा है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि 2015 से लेकर 2019 तक मैं एक बात क्लियर कर लूं, अगर आपको समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा। एक बात क्लियर कर लूं, उन्होंने 6000 की जी बोलिए। अभिषेक जी बोलिए। इन्होंने एक बात कही कि हमने 6000 रुपए जो किसानों को दिए हैं वो हाँ, मैंने कहा ये जो श्रीमान थे ये कह रहे हैं एजेंडा के साथ लेके कि 6000 जो हमने किसानों को दिया है उसका कोई महत्व नहीं है। एक डेटा आप समझ जाइए, जो इनका जो किसानों का पूरे देश में जो इनका ईयरली एवरेज इनकम है वो बाय डेटा अराउंड 18 to 19,000 है। तो जो किसान एवरेज इंडिया में कमा रहा है वो 18,000 रुपए है। तो 6,000 रुपीज जो है उसका 30-40% ऑफ हिज एनुअल इनकम। अब क्या उस किसान को बोलिए जो 18,000 रुपए कमा रहा है कि तुम्हें 6,000 मिल रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपको बताएगा कि उस 6,000 की क्या वैल्यू है। तो ये सुलेमान खान आप मानेंगे ये जो तर्क दिया है, तो अभिषेक जी ने जो तर्क दिया हुआ है वो मानेंगे सुलेमान खान? वैल्यू है, इसलिए ये जो व्यक्ति ये जो स्टूडियो में एक्टिविस्ट बनते हैं। मैं मंदर जी मैं तो बड़ा सरप्राइज्ड हूँ, और मुझे नहीं मालूम, और यकीन जानिए आप, जस्ट बिलीव मी दैट अब ये जो सरकार है ये जो आंकड़े और नंबर्स देते हैं अब बिल्कुल यकीन नहीं होता है। मतलब हम सोचते हैं कि ये ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं, और पूरे देश में पूछिए। अच्छा, फार्मर्स कमीशन का रिपोर्ट सरकार के बारे में इनफेमस हो गया है और ये सरकार जानी जाएगी। अरे सुनिए मिश्रा जी सुनिए, ये सरकार इनफेमस हो जाए है, और ये सरकार हम तथ्यों पर बात करेंगे, तथ्यों पर और आंकड़ों पर ही बात करते हैं। ये सबसे बड़ी बाकी बातें बाजू में रखते हैं, लेकिन तथ्यों पर आंकड़ों पर अगर बात करेंगे, उन्होंने बोला कि 18,000 रुपया किसान की आमदनी है, इसलिए उन्होंने 30-40% का उसका जो इनकम है वो दे दिया है 6,000 के स्वरूप में। देखिए मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम इन्होंने कहां से डेटा जनरेट किया है, लेकिन ये 6,000 रुपए जो किसानों को इन्होंने कहा है देंगे, जिसमें 2,000 पहली किस्त दे दी चुनाव से पहले, मैं बता देता हूं, एक तरह से बेइज्जती है। मैं बता देता हूं, एक सेकंड, पूरा एग्रीरियन डिस्ट्रेस है, फार्मर्स डिस्ट्रेस। अरे सुनिए भैया मिश्रा जी सुनिए, अरे बेइज्जती है, एक तो डिस्ट्रेस है। मोहम्मद सुलेमान, किसान को जाके पूछो आपने पलट के नहीं देखा। अरे भैया सुनिए, 4.5 साल आपने पलट के नहीं देखा, अभिषेक मिश्रा ये वोट बैंक नहीं है जहां आप किसी 4.5 साल आपने पलट के नहीं देखा, और अब आप कह रहे हैं कि 2,000 रुपए हम दे देंगे। आप 2,000 रुपए में वोट खरीदना चाहते हैं किसान का? शर्म आना चाहिए आपकी सरकार को। नहीं, एक सेकंड सुलेमान जी, कमीशन जो है सुलेमान जी एक सेकंड, अभिषेक मिश्रा का कहना है, नहीं एक सेकंड, जरा एक सेकंड, आप राजनीति ना कीजिए, थोड़ा समझ लेना चाहिए, हम सभी को समझ लेना चाहिए। बॉडी है आपका मंदर जी, एक बात कह लूं, बस बार टोक रहे हैं, नहीं एक सेकंड कह लूं, मैं बात खत्म करूंगा। हाँ, एक बात कह लूं, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, उसी को ये सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और एनएसएसओ अपनी रिपोर्ट्स वेट कराती हैं या कोऑर्डिनेशन में काम करती है। लेकिन ऑटोनोमस बॉडी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स में काम करती है। उसमें 7 सदस्य होते हैं, नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स होते हैं। नॉन गवर्नमेंट मेंबर इस्तीफा दे के चले गए, 2 बचे, एक नीति आयोग के सीईओ वो कौन है, कांत साहब, और एक सेक्रेटरी टू मिनिस्ट्री श्रीवास्तव जी, सरकारी मेंबर बचे हैं। उसके बाद आप रिपोर्ट वेट कराती नीति आयोग से, डेटा को बिलीव करने को आप कह रहे हैं। क्यों नहीं आप इंडिपेंडेंट मेंबर्स की बात मानते और रिलीज करते डेटा जनवरी में, दिसंबर में? जी अच्छा, डेटा में देता एक सेकंड, अभिषेक मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, आपको दूसरों को भी बात करने देना पड़ेगा। ये चर्चा है, सभी को बात करने दीजिएगा। रुकिए, आपके पास भी आएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं योगेश पांडे के पास जाना चाहूंगी। यहाँ बात हुई थी, एक सेकंड, अभिषेक मिश्रा 2 मिनट रुकेंगे, अभिषेक मिश्रा 2 मिनट रुकेंगे, अभिषेक मिश्रा 18,000 का फिगर आपका सुन लिया, अभिषेक मिश्रा आपने जो डेटा दिया हमने सुन लिया आपका कि 18,000 रुपया किसान की आमदनी है। अभिषेक मिश्रा जरा सुन लीजिएगा, योगेश पांडे आपसे सवाल है, एक सेकंड, योगेश पांडे सवाल आपसे ये है, इन्होंने कहा कि 18,000 का जो आंकड़ा है उसके बारे में उनका ये भी कहना था कि आप किसानों से जाकर पूछिए।
सीधे आपसे पूछ रहे, आप किसानों के नेता हैं, आप हमें बताएं किसान की आमदनी कितनी होती है और 6,000 रुपये जो इनकम गारंटी इनकम सपोर्ट स्कीम है वो किसान के कोई काम है या नहीं? कविता जी, इन्होंने जो बताया 18,000 रुपया किसानों की साल की आमदनी है, किसान के एक परिवार में 4 सदस्य भी पकड़ ले, इनकी बात को अगर हम यकीन भी रखें तो पूरे साल का एक किसान का अर्निंग हुआ 4,500 रुपया। ये मजाक कर रहे हैं, मजाक बना के रखा है इन्होंने। और किसानों की जो आत्महत्या हो रही है, जैसे बताया कि हर दिन 35 से 40 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो फिर इनके रोजगार कहाँ गए? अरे भाई साहब, किसानों की हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि अगर आप खेती में 1 रुपया इन्वेस्ट करो, 1 रुपया निवेश किए तो 50 पैसा भी रिटर्न नहीं मिलता है। और पिछले 10-15 सालों की अगर आप बात रखें तो खेती पूरी खत्म हो चुकी है। आप देखिएगा ना, लोन डिसबर्समेंट क्या है, किसानों का आमदनी क्या है, रोजगार क्या है, जो दाम मिल रहे हैं किसानों को, कभी देखो टमाटर 1 रुपये बेचते हैं, कभी प्याज 10 पैसा किलो बेचते हैं, कभी पोमोग्रेनेट को उसको दाम नहीं मिल रहा है। तो आप कहां से आप आंकड़े निकाले? केवल ये फर्जी आंकड़े का खेल बनाए रखा है कि इतना रोजगार हो गया, ये होगा। ये बिल्कुल नहीं है, स्थिति बिल्कुल खराब है किसानों की। और किसानों को कई किसानों को 2-2, 3-3 महीने 1 रुपया भी आमदनी नहीं होती, ये वास्तविकता है और इसे मान्य करना ही चाहिए। केवल क्या कोई सीएसओ बताए, कोई फलाना संस्था बताए कि रोजगार निर्मित होगा, जिससे कि रोजगार होगा क्या? बिल्कुल नहीं। जमीन पे हालत बहुत खराब है, लोगों को काम नहीं है, किसानों की हालत बहुत खराब है और इसे सबने मान्य करना ही चाहिए। केवल बातों के जमा खर्चे करने से कुछ नहीं होने वाला है। जी कविता जी, माफ कीजिए, यहाँ पर वक्त निकला जा रहा है, लेकिन एक बात साफ है, हमारे किसान जो है का बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है, ये बात हमें माननी पड़ेगी। एसी ऑफिस में, एसी स्टूडियो में बैठकर डेटा देना और नंबर को तोड़ मरोड़ के आगे रखना या नंबर देना बहुत आसान बात है। असलियत तभी पता चलेगा जब आप गांव में जाए, जब आप किसानों से बात करें। और हमने ये किया है, मिरर नाउ के रिपोर्टर्स ने गांव-गांव में जाकर किसानों से बात की है। मंदार जी बिल्कुल, और साथ साथ ये भी बता दें कि ईपीएफओ का एक मायना अलग है और जो स्टैटिस्टिकल आंकड़े होते हैं वो अलग संस्था से आते हैं, तो हर आंकड़ों की एक अलग अहमियत होती है और अलग उसका इस्तेमाल होता है। तो उस इस्तेमाल की तरफ भी हमने गौर करना चाहिए और समझ लेना चाहिए, क्योंकि ताकि हम अपने आप में उसमें संभ्रमित ना हो। जी, और छोटी सी बात है, पिछले 1 साल, 1.5 या 2 साल को पकड़ के उठाकर देख ले तो आप देखेंगे कि कितने बार युवा जो है सड़कों पर नौकरी की मांग लेकर उतर कर आए थे। आप देख लेंगे कि लगभग हर राज्य में किसान जो है सड़कों पर आए थे अपनी खेतों को छोड़कर। कोई तो वजह जरूर होगा। बेहतर होगा अगर सरकार आंकड़ों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देकर अपने जनता की आवाज को जरा सुन ले। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे खबरों को लेकर।